VSS हिंदी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। उन्हें पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। लेखक परिचय के पश्चात अब हम पाठ से संबंधित परिचय या पाठ का छोटा सा सार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कहानी को 3 मुख्य पात्रों के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने हमारे समक्ष रखा है। पहले पात्र हैं कैप्टन चश्मे वाले। कैप्टन चश्मे वाला जो है एक गरीब फेरी वाला है, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत है, सच्चा देशभक्त है, अपने नाम को सार्थक करने वाला है और शारीरिक रूप से कमजोर भी है। दूसरा पात्र पान वाला काले रंग का मोटा व्यक्ति है, बातूनी और खुश मिजाज है, हमेशा पान खाते रहता है। कस्बे की सभी सूचनाओं का केंद्र बिंदु है, मतलब कस्बे में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो सब पान वाले को पता होती हैं। कैप्टन का मजाक उड़ाने वाला, कैप्टन का मजाक भी उड़ाता है, मतलब चश्मे वाले का मजाक भी उड़ाता है यह व्यक्ति पान वाला। और कैप्टन की मृत्यु जब होती है तब स्तब्ध रह जाता है, मतलब उसको बहुत आश्चर्य। ओतप्रोत है, सच्चा देशभक्त है, अपने नाम को सार्थक करने वाला है, शारीरिक रूप से कमजोर है। दूसरा पात्र पान वाला काले रंग का मोटा व्यक्ति है, बातूनी और खुश मिजाज है, हमेशा पान खाने वाला है, कस्बे की सभी सूचनाओं का केंद्र बिंदु है, कैप्टन का मजाक उड़ाने वाला है, कैप्टन की मृत्यु पर स्तब्ध होने वाला है। तीसरे पात्र हैं हालदार साहब। बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, दयालु हैं, भावुक हैं, संवेदनशील और सच्चे देशभक्त हैं। पाठ इस प्रकार है। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़का
मतलब लड़कों का स्कूल था, एक लड़कों का और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया हो, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की ऊंची होगी, मतलब 2 फुट ऊंची होगी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कम से फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। लक्षित किया मतलब ध्यान दिया, देखा उसको। कौतुक भरी मतलब आश्चर्यपूर्ण मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। आइडिया मतलब सुझाव। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। रियल मतलब असली। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। कस्बे का अर्थ होता है जो एक छोटा सा शहर होता है, मतलब अर्ध विकसित शहर, उसको हम कस्बा बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय भी कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। पहली बार जब नेताजी की मूर्ति देखी तब ये विचार उनके साथ उन्होंने रखे अपने हालदार साहब ने। अब जब दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक मतलब उत्सुकता और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती। मतलब रोज नया नया चश्मा मूर्ति पर लगा होता था, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। और तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय, जब वो गुजरते थे वहां से,
तो चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दमनी हो उठा एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। दुर्दमनीय का अर्थ है जिस बात को दबाया ना जा सके, मतलब अगर उत्सुकता होती है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो हमें उस बात का पता चल जाता है, मगर उनकी जो उत्सुकता थी उनसे दबाई नहीं जा रही थी वो बात, इसलिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है, दुर्दमनीय। तो पान वाले से ही उन्होंने पूछ लिया जब उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है, कैसे बदल जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था, जैसे कि मैंने आपको पाठ से पहले ही बता दिया था कि पान वाले का बाहरी व्यक्तित्व किस प्रकार से दिखता था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी मतलब हिली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया, समझो गिराक मतलब ग्राहक। गिराक यहाँ पर जो कस्बे की बोली, सामान्य बोली सब लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, कस्बे में जो रहते हैं उस प्रकार यहाँ पर कुछ बोली के शब्द भी यहाँ आए हैं। तो वो गिराक जो पान वाला बोल रहा है अपने ग्राहक के लिए, उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब चौड़े फ्रेम चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर मतलब किधर। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, मतलब मूर्ति से उतार के दे दिया। और उधर मतलब उस जगह जहाँ से उसने चश्मा उतारा है वहाँ दूसरा बैठा दिया, मतलब दूसरा उधर लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत मतलब दुख पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार मतलब मांग होती है, जरूरत होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन वाला क्या करता है? तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल है ना, वास्तविक है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। मतलब पारदर्शी चश्मा जिसके आर पार देखा जा सके, तो वो तय नहीं कर पाया होगा कि किस प्रकार से ये बनाया जाए, कांच वाला बनाया जाए या पत्थर का बनाया जाए। तो इस प्रकार से इसलिए उसने छोड़ दिया होगा या कोशिश ही नहीं की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में
चश्मा टूट गया होगा। ये सोच रहे हैं हालदार साहब जी, शायद ऐसा कुछ हुआ हो, इसलिए मूर्ति पर वो चश्मा जो लगाने का उनका कार्यक्रम है या सोच है वो नहीं रही हो। तो ये सोचते हुए वो बस यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस प्रकार से शायद हुआ हो। तो ये सोचते सोचते वो यही चीज़ आगे बोल रहे हैं कि बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा शायद उनसे टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों से खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए, नतमस्तक मतलब सिर झुकाते हुए, वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस था टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात नहीं करना चाहता और ना ही करेगा। वास्तविक मतलब असली नाम। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में जो बदलते हुए चश्मे थे उन्हें देखते रहे। रोज बदला हुआ चश्मा, कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, जो धूप में पहनते हैं धूप का चश्मा होता था, कभी बड़े कांचों वाला गोगा चश्मा। गोगा चश्मा मतलब जो बड़े आकार का चश्मा होता है उसे गोगा चश्मा कहते हैं। पर कोई ना कोई चश्मा उस पर जरूर होता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब का कौतुक, उत्सुकता और प्रफुल्लता, प्रसन्नता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। होम मतलब कुर्बान, बलिदान कर देने वालों पर, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है।
दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली, जो हृदय स्थली मतलब वो चुराया था जहाँ सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगी थी, तो कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित की होगी, मतलब प्रतिष्ठापित होगी, वहीं पर होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो सोच रहे थे कि कस्बे के बीच में जहाँ पर वो जाते थे, रोज निकलते थे, गुजरते थे, वहाँ सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही रखी हुई होगी, प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, मतलब आगे कोई भी दुकान मिलेगी खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही, चौराहा जब आया तो चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसे देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद पड़े और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, मतलब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखों पर जो है आंसू आ गए, मतलब उनकी आंखें जो हैं उनसे आंसू टपकने लगे, उनकी आंखें भर आई। और सरकंडे से बना छोटा चश्मा लगाया था वहाँ के स्थानीय छोटे छोटे बच्चों ने। और सरकंडे का मतलब होता है जो पतली सी बांस की डंडी होती है, लकड़ी की डंडी होती है, उसको हम सरकंडे कहते हैं। यहाँ पर जो पाठ है, पाठ पठन समाप्त होता है और प्रश्न अभ्यास शुरू हो जाता है। पाठ के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो विषय वस्तु पर आधारित हैं, रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित है और भाषा अध्ययन पर आधारित है। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न पाठ की विषय वस्तु से संबंधित है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो यहाँ पर सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को जो वहाँ के लोग थे वो कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति पर रोज आए दिन नया चश्मा लगाता था। और चश्मे वाला कहते हैं ना तो सेनानी था, ना ही नेताजी का कोई दोस्त था और ना ही आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था। फिर भी लोग उसे कैप्टन कह के बुलाते थे। उसे देशभक्तों से बहुत प्यार था। वो इसलिए यहाँ पर प्रकट हुआ है क्योंकि उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी वो कैप्टन के वो जो कैप्टन वाला था वो नेताजी की मूर्ति पर रोज चश्मा लगाता था। तो इससे हम यहाँ ये कह सकते हैं कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो प्रेम भावना थी, देशभक्ति की भावना थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। वह नेताजी का अधिक सम्मान करता था, इसलिए वह बिना चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति देखकर दुखी होता था। और
वह उनकी मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता था। लोग उनकी देशभक्ति की भावना को, जो उसमें देशभक्ति की भावना थी कैप्टन चश्मे वाले में, उसको देखकर व्यंग्य के रूप में यही कहते थे। क्या कहते थे? उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे, व्यंग्यात्मक रूप में, मजाक के रूप में उसको कैप्टन बोलते थे। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाला कैप्टन के रूप में विख्यात था, प्रसिद्ध था उस कस्बे में, क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति पर रोज आए दिन नए नए चश्मे लगाता था, चढ़ाता था, जिससे उसकी देशभक्तों के प्रति, सेनानियों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो है भावना दिखती थी। देश प्रेम की भावना भी उसके अंदर इस प्रकार से प्रकट होती थी। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके प्रति प्रेम भावना प्रकट होती थी। तो ये सारी की सारी भावनाएं, सम्मान की भावना प्रकट होती थी। तो इस तरह से जब लोग देखते थे तो उसको कैप्टन कह के बुलाते थे। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। और इससे संबंधित जो भाग है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, दूसरा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, और तीसरा हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। तो इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है कि हालदार साहब को लगा था कि पहला जो का भाग है उसका उत्तर कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दी, बहुत जोर मार के उसे ब्रेक लगा दी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूद पड़े, तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, सावधान हो गए। वहां जाके सावधान की मुद्रा होती है, उसमें खड़े हो गए, अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर अब उनकी आंखें भर आई हैं। मतलब कि ये जो बात उन्होंने देखी, कौन सी बात, कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा था, और इसी को देखते हुए उनकी जो है आंखें भर आईं। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर, प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।